हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर का नाम है ड्रेनेज या अपवाह, जिसको हम नदी तंत्र भी कह सकते हैं। तो भारत के नदी तंत्र के बारे में ये हमने इसके पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखे थे, जो एक पिछले वीडियो में हमने बनाए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको इस चैनल के जो एजुकेशनल वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखते हैं अब हम पढ़ेंगे आज लघु और अति लघु प्रश्नों को और विस्तृत प्रश्नों को इस वीडियो में। इसके प्रश्न ये दिए हुए प्रश्नों को मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर बारी बारी से मैं इनका आंसर आपको बताऊँ। जल विभाजक का क्या अर्थ है, इस एक उदाहरण दीजिए। दूसरा, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? चौथा, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, वे कहाँ एक दूसरे से मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? पाँचवा, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के ब्रह्मपुत्र में कम गाद, मतलब जो गाद एक तरह का कीचड़ टाइप का होता, क्यों है? कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? और नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताइए। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न, जल विभाजक का क्या अर्थ है? एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर आपको ये यहाँ पे टाइप किया गया है। कोई उच्च भूमि जैसे पर्वत जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करता है। कोई भी उच्च भूमि या पर्वत जो दो पड़ोसी अपवाह नदियों को अलग अलग करता है, उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। उदाहरणतः सिंधु और गंगा नदी के बीच का जल विभाजक अम्बाला इसके जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला जो है वो इसका एक उदाहरण है। तो पहला उत्तर आपको ऐसे नोट करना है। दूसरा, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? गंगा, जो गंगा है, गंगा नदी की द्रोणी जो कि 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी, भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। तीसरा प्रश्न है, सिंधु और गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, और गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती हैं, जो हिमालय के दक्षिण ढलान पर स्थित है। तो सिंधु नदी कहाँ से? सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील तिब्बत से, और गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। चौथा प्रश्न है, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, वे कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं? तो देखिए, चौथे का आंसर है, गंगा नदी की दो मुख्य धाराएं कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। गंगा नदी कैसे बनती है? भागीरथी और अलकनंदा दो मुख्य धाराएं आती हैं और देवप्रयाग में मिल जाती हैं, फिर उसका नाम क्या हो जाता है? गंगा, जिसको हम बहुत पवित्र नदी मानते हैं। भारत में बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। फिर देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है? प्रश्न देख रहे हैं, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है? देखिए, इसको ये है पांचवा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांपो नदी बोलते हैं, सांगपो भी कहीं कहीं मिलता है, तथा तिब्बत में इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है, इसलिए इसमें तिब्बत के क्षेत्रों में कम गाद पाई जाती है। इसके विपरीत जब नदी भारत में प्रवेश करती है तो वह ऐसे क्षेत्रों से गुजरती है जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। वहाँ नदी बहुत अधिक पानी लेकर जाती है, इस कारण इसमें गाद की मात्रा भी बढ़ जाती है, क्योंकि तिब्बत का मौसम ठंडा व शुष्क है, इसलिए तिब्बत में बहुत कम पानी प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में गाद भी कम पाई जाती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए, छठा प्रश्न है, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियाँ हैं जो गर्त से होकर बहती हैं और ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। इनको एस्चुरीज भी बोला जाता है, ज्वार नद मुख को एस्चुरीज भी कहते हैं। फिर सातवां प्रश्न है, नदियों और झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताइए। ये इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है ये प्रश्न, तो इसको देखते हैं। छठा है,
नदियाँ और झीलें नदी के बहाव को नियंत्रित करती हैं। वे अतिवृष्टि के समय बाढ़ को रोकती हैं। अनावृष्टि के समय पानी के बहाव को बनाए रखती हैं। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ये आसपास की जलवायु को मृदु बनाती हैं। ये जलीय परितंत्र को संतुलन बनाए रखती हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती हैं। नदियाँ और झीलें तथा पर्यटन के विकास में करने में सहायता प्रदान करती हैं और मनोरंजन करती हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर नीचे कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं। इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित में बनाना है। कुछ झीलों के भारत की कुछ प्रसिद्ध झीलों के नाम हैं। कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ मानव निर्मित भी हैं इसको जो बनाई गई हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं। वुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, गोविंद सागर, लोकताक, बारापानी, चिल्का, सांभर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, पुलिकट। अब इसमें प्राकृतिक मतलब जो पहले से बनी हुई है नेचुरली, और जो हम लोगों ने बनाई हैं, मानव ने बनाई हैं। तो देखिए प्राकृतिक झीलें जिनमें सागर लगा हुआ है वो सब मानव निर्मित है। गोविंद सागर, प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर और हीराकुंड सागर भी एक परियोजना है। ये तो मानव निर्मित है, बाकी सब प्राकृतिक झील हैं। वुलर झील, डल झील, नैनीताल, भीमताल, लोकताक, बारापानी, चिल्का, सांभर, पुलिकट, ये सब कैसी नदियाँ हैं? प्राकृतिक झील हैं। प्राकृतिक झीलें ये दी हुई हैं। और मानव निर्मित झीलें जो सागर जिनमें लगा होता है वो ज़्यादातर बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के भाग होते हैं और वहाँ पर ये मानव निर्मित मानी जाती है। अब है प्रश्न, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। हिमालय और प्रायद्वीप नदियों में मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो हिमालय नदी एक तरफ दी है, एक तरफ प्रायद्वीप नदी। पहला अंतर देखिए, अधिकतर हिमालय नदियाँ 12मासी होती हैं, जिसका अर्थ ये है कि उन्हें पूरा वर्ष बरसात के साथ साथ ऊंचे पर्वतों पर मौजूद बर्फ़ पिघलने से पानी प्राप्त होता है। दूसरा, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ बरसाती होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव बरसात पर निर्भर करता है, पहला कारण। दूसरा अंतर क्या है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में, इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के। हिमालयी नदियाँ का उनके उद्गम से समुद्र तक मार्ग लंबा होता है, यानी ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ समुद्र तक जाती हैं अक्सर। और प्रायद्वीप नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग छोटा होता है, छोटा और छिछला होता है। हिमालय नदियों का उद्गम स्थान पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में है। प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाली खाड़ी की ओर बहती हैं। सिर्फ नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ही अरब सागर की तरफ जाती हैं। ये उत्तर के समतल मैदानों में बहती हैं और सिंचाई, खेतीबाड़ी, जहाजरानी उद्देश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीप नदियाँ चट्टानी धरातल पर बहती हैं, इसलिए ना तो जहाजरानी के लिए ना ही सिंचाई के लिए उपयुक्त है। ये नदियाँ विशाल डेल्टा बनाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, इसको ध्यान रखिए। और प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत छोटा डेल्टा बनाती हैं। इसके बाद एक प्रश्न और देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में क्या अंतर है, इसको इस बारे में समझाया गया है। देखते हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। नर्मदा एवं तापी पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। पहला, ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जो पूर्व की ओर जाती हैं, और जो पश्चिम की तरफ जाती हैं वो नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित एवं आकार में बड़ा है। इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित नहीं है और उनकी सहायक नदियां आकार में छोटी हैं। ये नदियां बहुत गहरी नहीं होती। ये नदियां गर्त से होकर बहती हैं, यानी कि एक छोटे से पतली होती हैं। ये नदियां पूर्वी तट पर बहुत बड़े डेल्टा बनाती हैं, जबकि ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती। ये एस्चुरीज या ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। और ये इसका एग्जाम्पल और विशेष रूप से ध्यान रखिए कि ज्वारनद मुख बनाने वाली दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और तापी। ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं?
उत्तर है नदियाँ किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ बिंदु जो नदियों की महत्ता को दर्शाते हैं वे नीचे लिखे गए हैं। देखिए क्या क्या है। पहला, नदियाँ हमें प्राकृतिक मीठा जल पानी मिलता है जो मनुष्य सहित अधिकतर जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। ये नई मृदा बिछाकर इसे खेती योग्य बनाती हैं, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है, जिससे बिना अधिक मेहनत के किस पर खेती की जा सके। नदियों के तटों के प्राचीन काल से ही आदिवासियों को आकर्षित किया है। वे बस्तियां कालांतर में बड़े शहर बन गए। नदियों के बीच में शहरों का निर्माण हुआ है, बस्तियों का निर्माण हुआ है, जिससे वो बस्तियों के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नदियों का रहा है। ये जल प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं। सही बात है। पांचवा, ये भारी वर्षा के समय बाढ़ को रोकती हैं। छठा है, ये शुष्क मौसम के दौरान अगर बारिश नहीं होती तो क्या करती, पानी का एक समान बहाव बनाए रखती हैं। ठीक है। इनकी सहायता से जल विद्युत, जो आपने बहुउद्देशीय परियोजनाएं सुनी हैं, वो क्या है, नदियों के पानी को रोक के ही तो बनाई गई हैं। और उससे लाइट बनाना, मछली पालन, ठीक है, सिंचाई के लिए नहरें इत्यादि बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। आठवां, ये आसपास के वातावरण को मृदु बनाती हैं। ये जलीय पारतंत्र को बनाए रखती हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य में भी मदद करती हैं। आप देखिए झील विल के आसपास पेड़ पौधे उगाते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। और पर्यटन के लिए भी उसको विकसित किया जाता है। तो 11वां पॉइंट भी यही है, ये पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो ये उत्तर लॉन्ग में आने के बहुत चांस हैं एग्ज़ाम में, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। ये अब देखिए मानचित्र कौशल दिया हुआ है और ये एक मैप भी दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम भारत की मुख्य नदियों के बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे जो सबके काम आएगा। और वो आपको करना 6 क्वेश्चन तक ही है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत